चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जो है वो महासागरीय जलधाराओं को ओशनिक करंट्स पढ़ रहे थे, है ना। तो ओशनिक करंट्स जो हैं वो हमने कल देखा था। इससे पहले भी, है ना, उसमें हम लोगों ने अटलांटिक ओशियन का महासागरीय जलधाराएं देख ली थी, है ना। अटलांटिक ओशियन की ओशनिक करंट्स हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमें इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की जो जलधाराएं हैं, करंट्स हैं, उनको पढ़ना है। साथ में हम आज ये देखेंगे कि एल नीनो क्या होता है, एल नीनो का प्रभाव क्या होता है, एल नीनो का इफेक्ट जो है ना वो इंडिया के जलवायु पर भी पड़ता है, मौसम पर भी पड़ता है। ठीक। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अगर टाइम बचता है तो आगे हम लोग ज्वार भाटा टाइड्स देखेंगे। ठीक, टाइड्स देखेंगे कि टाइड्स कैसे आता है और उसका प्रभाव क्या होता है ना, ये सब चीजें देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। ओशनिक करंट्स का बाकी जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे और टाइड्स पढ़ेंगे। साथ में एल नीनो जहां जहां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक। तो हम लोग एक बार पीछे 5 मिनट में अपनी सारी स्लाइड्स को जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने अपना जो अपनी जो क्लास थी उसको हम लोगों ने महासागरीय नितल उच्चावच से शुरू किया था। और इसमें हमने देखा था कि महासागरीय नितल उच्चावच जो है वो महाद्वीपों की तुलना में अधिक अधिक विषम है ना। वहां पे ज्यादा उच्चावच है, ज्यादा उबड़ खाबड़ है, कहीं गहरी खाइयां हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं मैदान है ना, कहीं तीव्र ढाल है। तो हम लोगों ने देखा था कि उच्चावच जो है कई प्रकार के, खासतौर पे 7 मुख्य प्रकार के उच्चावच हमने देखे थे, जिसमें पहला क्या था, महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय मग्न शेल्फ बोलते हैं उसको। ठीक। इसके अलावा हमने देखा था महासागरीय मग्न ढाल, है ना, महासागरीय मग्न ढाल देखा था। फिर महासागरीय उभार देखा था, महाद्वीपीय उभार। ये तीनों ही महाद्वीपों के पार्ट होते हैं ना। वो क्षेत्र जहां पे जल और महाद्वीप दोनों मिलते हैं, मतलब महासागर और महाद्वीप जहां पर जो दोनों मिलते हैं, उन वो उसका एक सीमांतीय क्षेत्र होगा, है ना, खासतौर पे इसका महाद्वीपों का। ठीक है, और महासागरों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये मिलते मिलते भी थोड़ा ट्रांजिशनल फेज रहता है, ट्रांजिशनल एरिया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय आ जा रहा है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। ऐसा महाद्वीप जो मग्न है, मतलब जल से मग्न है, और वो ढाल भी है ना, इसको इसलिए इसको महासागरीय मग्न, महाद्वीपीय मग्न ढाल बोला गया, इसीलिए उसको महाद्वीपीय मग्न तट भी बोला गया। ठीक है, ऐसा तट जो मग्न है किससे, जल से, ठीक है, और वो महाद्वीपों का पार्ट है, इसलिए इसको बोला गया, है ना। महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपों का ही एक हिस्सा क्या है, उभार के रूप में है, थोड़ी सी पठार जैसी आकृति, हालांकि पठार बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे उसको, है ना, लेकिन उभार है। ठीक है, उभार उत्तल आकृति का होगा, उत्तल आकृति का, जो ऊपर की ओर ऐसे चौड़ा होगा, मतलब बीच में चौड़ा होना और किनारों पर पतला होना है, इसे उत्तल कहते हैं ना, उत्तल कहा जाएगा। फिर हमने देखा महासागरीय गहन महासागरीय मैदान या गहन सागरीय मैदान। ये मैदान जो है वो पूरे महासागरीय धरातल का लगभग 40% हिस्सा होते हैं, है ना, और यहाँ पे ढाल बहुत कम होती है, मतलब लगभग लगेगा कि मैदानी क्षेत्र है, इसलिए इसको मैदान बोला जाता है। फिर मध्य महासागरीय कटक, है ना, यहां से हम लोगों ने कल अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण मध्य मतलब ओशियन महासागरों के बीच में होता है ना, बीच में होगा। और जो बीच में होगा कैसे होगा, हमने बताया था कि जहां पे दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा होगा, अपसरण हो रहा होगा, डाइवर्जन हो रहा होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तो नीचे का मैग्मा ऊपर उद्गार के रूप में आएगा, लावा के रूप में बनेगा, और फिर वहां पर नए भूखंड का निर्माण होगा। इसे क्या बोलते हैं, ये जो नए भूखंड होते हैं ये पहाड़ी नुमा होते हैं, और ये महासागरों के उन कटे छटे जगहों पर पाए जाएंगे जहां पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा होगा। ठीक, तो महासागरीय कटक, कभी कभी ये जो कटक हैं ये महासागरों के समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं, है ना, कभी कभी ऊपर उठ जाते हैं। तो हमने देखा था कि अटलांटिक महासागर में भी कटक पाए गए हैं, इंडियन ओशियन में भी कटक पाए गए हैं, और प्रशांत महासागर में भी कटकों की उपस्थिति देखी थी हम लोगों ने।
चलिए एक एक करके हम लोग देख लेंगे। महासागरीय गर्त, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में सीमांतों की चर्चा की गई है, जहां पे अभिसरण, अपसरण, सीमांत हैं। ठीक, तो क्या है ना कि प्लेटों के किनारों को अक्सर सीमांत बोल दिया जाता है। ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हमने देखा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था। तो क्या है ना कि जहां पे दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो जो अधिक घनत्व वाली है ना, जो भारी प्लेट है वो नीचे की ओर है ना, वो नीचे रह जाएगा, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर वलित पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में जहां पर ये दोनों प्लेट मिल रही हैं, उन दोनों पर देखेंगे तो एक जहां पे मिलना वाला पॉइंट होगा ना, मीटिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर एक गहरी खाई का निर्माण होगा, जिसे गर्त बोलते हैं, है ना, गर्त बोलते हैं। मैंने कल डिस्कस भी किया था कि जो उत्तर भारत का मैदान है ये एक गर्त में है। गर्त का मतलब एक गहरी खाई में बना है। हालांकि ये मैदान इसलिए बन गया क्योंकि जो गंगा यमुना की नदियां हैं, गंगा यमुना जो रिवर सिस्टम है, वो पहाड़ी क्षेत्रों के से बहुत सारे अवसाद और गादों को लेकर नीचे की ओर प्रवाहित होती है, और जिसके कारण इन क्षेत्रों में इन गादों और अवसादों का निक्षेपण होता आया है, और ये फिर अवसाद और गाद जो है इनका ये पूरी तरीके से इसको पाट दिया है। पाटने का मतलब वो बराबर कर दिया है ना, यहाँ पे निक्षेपण हुआ है इन अवसादों का उत्तर भारत में। तो वहां पर क्या है कि जो गर्त थी ना, खाई थी, वो पूरी तरीके से पट गई है मिट्टी से, और मिट्टी मतलब अवसाद से, और फिर उसके पश्चात वहां पर मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो क्या है ना कि अपर्दन आप लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अपर्दन क्रिया के माध्यम से जो है वो नदियां जो है अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आती हैं, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में निक्षेपण किया, जिससे यह गर्त जो है वो भर गया है। ठीक है, ये महासागरीय गर्त। ऐसे ही कई महासागरों में गर्त हैं। हमने देखा था कि गर्तों की खोज, मतलब कितनी गर्तें हैं खोजी गई अभी तक, 57 गर्तों की खोज की गई है कुल सभी ओशियंस में, है ना, जिसमें से 32 जो है वो प्रशांत महासागर में है, और 29 अटलांटिक महासागर, और 6 हिंद महासागर में है। ठीक है, 6 हिंद महासागर में है। इसमें से कुछ प्रमुख गर्तें हैं जिनके नाम हम लोगों ने कल देखे थे। ठीक है, सभी गर्तों में अगर देखें तो जो औसत गहराई है वो लगभग 5500 मीटर की है। 5500 मीटर, है ना, 5500 मीटर की गहराई मतलब 5 किलोमीटर और प्लस 500 मीटर की गहराई, है ना, वो गर्तों की देखी गई है। फिर हमने देखा था कि प्रशांत महासागर की कुछ गर्तें हैं, है ना, प्रशांत महासागर की गर्तों के बारे में देखा था। तो हमने उत्तरी प्रशांत महासागर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो उत्तरी महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, और एक दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में हमने क्या देखा था कि अल्यूशियन, क्यूराइल, जापान गर्त, बेनिन गर्त, फिलीपींस या मिंडाओ गर्त, चैलेंजर या मेरियाना गर्त। ठीक है, ये कुछ गर्तें हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर में पाए गए हैं। जो मेरियाना ट्रेंच है ना, ट्रेंच गर्तों को क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोला जाता है, ट्रेंच बोलते हैं। तो क्या है कि जो मेरियाना ट्रेंच है ना, मेरियाना या चैलेंजर गर्त है, ये पूरे विश्व की, है ना, पृथ्वी पर सबसे गहरी गर्त है। इसकी जो गहराई है लगभग 11,034 मीटर है ना, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी गहराई है। समझ रहे हैं, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी गहराई है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ये जो है वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मेरियाना ट्रेंच जो है वो विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसकी गहराई कितनी है, 11,034 मीटर लगभग, है ना। टोंगा गर्त, आइए फिर आगे देखते हैं इधर। अच्छा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा और कर्माडिक, साथ में पेरू चिली या अकाटामा गर्त भी पाया जाता है। तो जो टोंगा गर्त है ना, वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, दूसरी सबसे गहरी गर्त है, या सेकेंड डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, है ना। क्या बोलते हैं उसको, टोंगा ट्रेंच।
है ना। इधर कर्माटिक ट्रेंच जो है ये भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली गर्त है ना। पेरुचिली या अकाटामा, दो नामों से जाना जाता है इसे, पेरुचिली या अकाटामा गर्त। ये जो है पेरुचिली जो है ना, दक्षिण अमेरिका का जो देश है पेरू और चिली, है ना, ये तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, सॉरी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाले देश हैं ये, समझ रहे हैं। तो जैसे कि अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये पूर्वी तट पे पाए जाते हैं, है ना, पूर्वी तट कह रहा हूं, पूर्वी किनारों पर पाए जाएंगे, पश्चिमी उसके दक्षिण अमेरिका के, है ना। ये देखिए जैसे ये मान लीजिए साउथ अमेरिका है, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनता है। तो इस तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पर पेरू चिली देश है, ठीक, पेरू चिली देश है। और यहीं पर एक रॉकी एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है। रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला, नॉर्थ अमेरिका में निर्मित हुआ है उसका जो भाग है। और साउथ अमेरिका में देखेंगे तो एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ये दोनों ही पर्वत हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, और इसके साथ में हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी हम लोगों ने इसको देखा था। तो क्या है कि ये जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत के समानांतर ही एक गर्त का भी निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसे आकाटामा गर्त कहते हैं। ये विश्व की सबसे लंबी, है ना, लंबी, गहरी नहीं, लंबी गर्त है ना, ठीक है। तो सबसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेंच बोलेंगे, है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेंच, पेरुचिली या अटाकामा गर्त, ठीक है। अब देखिए मेरियाना ट्रेंच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टोंगा के बारे में भी और अटाकामा के बारे में भी। अब यहाँ पे अटलांटिक महासागर की गर्त, है ना, अटलांटिक महासागर में भी गर्तें पाई गई हैं। हमने कितना 29 के डिस्कशन किया था। तो प्लूटोरिको गर्त है, प्लूटोरिको ट्रेंच है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली गर्त है। कैमन ट्रेंच ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया गया। और साउथ सैंडविच ट्रेंच गर्त जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और रोमांस गर्त या रोमांस ट्रेंच जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली गर्त है। नाम याद रख लीजिएगा इनका, ठीक है। हिंद महासागर में भी गर्तें पाई गई हैं। हिंद महासागर में कौन सी है, डायमेंटिना ट्रेंच है, ये हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त हो जाएगी, है ना। इंडियन ओशियन की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है कौन सी, डायमेंटिना, ठीक। फिर जावा या सुंडा ट्रेंच, ये जावा द्वीप पर पाया जाता है, जावा द्वीप के आसपास है ना। और यहां पर भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है ना। मैंने बताया था कि परिप्रशांत पेटी या फिर चलिए परिप्रशांत पेटी को छोड़ देते हैं, तो इंडियन प्लेट जो है और इधर प्रशांत प्लेट है जो, वो दोनं आपस में टकराते हैं, है ना। तो इसलिए वहां पर दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। बताया था मैंने कि इंडियन प्लेट नॉर्थ की ओर और जो प्रशांत प्लेट है ना वो मतलब अपने लेफ्ट की ओर मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखिए, मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, इतनी बड़ी प्लेट है, यहाँ पे इंडिया है और ये इस ओर मूव कर रहा है ना, इस ओर। और जो प्रशांत महासागर का प्रशांत प्लेट है वो इस ओर लगभग मूव कर रहा है ना। तो इस वजह से क्या है, ये दोनों यहां कहीं आपस में टकराएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर, जावा या सुंडा, ये ट्रेंचेस के बारे में हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था, कैनियन, है ना, कंदराएं भी देखा था। कैनियन या कंदराएं जो हैं वो क्या होती हैं, कैनियन ये कंदराएं जो हैं वो महाद्वीपीय सीमांत में, महाद्वीपीय सीमांत का मतलब हुआ कि मग्न तट, मग्न ढाल और उभार, है ना, वहां पर क्या, वो इसको महाद्वीपीय सीमांत बोलते हैं। तो इस महाद्वीपीय सीमांत में स्थित कुछ गहरी खाइयां होती हैं, इन्हें गर्त नहीं बोलते हैं क्योंकि इनका निर्माण दूसरी तरह से होता है ना, दूसरी तरह से। जैसे इनके लिए पंख प्रवाह सिद्धांत, ये पंख तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है।
और उसमें कहा गया है कि भूकंप, महासागरों में जो भूकंप या ज्वालामुखी से निकलने के बाद एक पंख का, है ना, कीचड़ों का एक प्रवाह होता है, बनता है, और उस प्रवाह के अपरदित होने के बाद जो है वहां पर गर्तों को, उसका कैनियन का निर्माण होता है, उसका कंदराओं का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेरिंग कैनियन, है ना, बेरिंग कैनियन, प्रिविलाक कैनियन, है ना। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जो कैनियन है ना वो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। हम लोग मैपिंग में देखेंगे प्रॉपर कि बेरिंग सागर कहां पर है। साथ साथ में जो ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग मैपिंग में देखेंगे। ठीक है, मैपिंग की लगभग 10 क्लासेस हैं, है ना, लगभग 20 घंटे की क्लास है मैपिंग की, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैपिंग से लगभग 70% या 60% प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स में बनते हैं, और कभी भी मैपिंग छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है, तो तरंगों की उत्पत्ति देख लिया, कंदराएं भी हमने देख लिया था। फिर बैंक, बैंक क्या होते हैं, है ना, वो बैंक नहीं, इकोनॉमी का बैंक नहीं है ना, ये जैसे किसी तट वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बैंक, जहां पे पानी बहुत गहरा नहीं होता, है ना, उथला होता है थोड़ा सा। ठीक है, कभी कभी उसको सोल भी बोलते हैं, लेकिन सोल बैंक से बहुत डिफरेंट है ना। तो क्या होता है, महाद्वीपीय सीमांत में उथले क्षेत्र होते हैं, और ये इनका यहाँ पर जलस्तर काफी कम होता है, और यहाँ पर जलस्तर कम होता है लेकिन इतना भी नहीं कम होता कि वहां पे नाव ना चल सके, है ना, तो नौ संचालन यहाँ पर हो सकता है। कुछ फेमस बैंक हैं, है ना, विश्व में, जैसे कि डागर बैंक, है ना, डागर बैंक ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ली हावरे बैंक है ना, ली हावरे बैंक है, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड में पाया जाएगा। न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉर्ज एंड सेंट पियरी जो बैंक है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो ये बैंक रहा जो हम लोगों ने देखा था। फिर महासागरीय जलधाराओं को हमने अपना अगले टॉपिक के रूप में पढ़ा था। तो महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो क्या है, महासागरीय जलधाराएं एक जलराशि का, एक विशाल जलराशि होती है जो एक ही दिशा में लंबी, काफी हजारों किलोमीटर, काफी लंबी दूरी तय करती है। फिर से देखिएगा, महासागरीय जल का क्षैतिज रूप से हजारों किलोमीटर तक के प्रवाह को ओशेनिक करंट या महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। ठीक, महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। जैसे आप मुझे लगता नहीं है कि इसको समझने में कोई साइंस है, इसलिए बहुत एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होगी इसमें, है ना। क्षैतिज का मतलब हुआ जैसे नहर का पानी, नदियों का पानी, ये क्षैतिज रूप से बहता है ना। इसी तरीके से महासागरों का जल भी एक ही दिशा में काफी लंबी दूरी तक बहता है, और इसी को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। और महासागरीय जलधाराओं का महासागरों में बहुत बड़ा रोल होता है। महासागरीय जलधाराएं ना हो, इस पे बहुत बड़ा डिबेट तो नहीं है, बट बहुत सारे कॉजेज है ना। महासागरों का जल जो है वो मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर भी बहता है ना। ये ऐसे भी वर्टिकली भी मूवमेंट करता है, वर्टिकली कहेंगे हॉरिजॉन्टली सरफेस पर भी मूव करता है। इसके अलावा जो महासागरों का जल है वो एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये भी परिसंचरण होता है ना। दो तरह का परिसंचरण है, और यही कारण है कि महासागरीय जल जो है वो चलता हुआ दिखाई देता है, उसमें लहरें दिखती हैं। ठीक है, तो वो लहरें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं या तो ज्वार भाटा, आज हम लोग देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सम्मिलित जो ज्वारीय शक्ति है, उसके ज्वारीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार उत्पन्न होता है, या तो उस कारण या फिर महासागरीय जलधाराओं के कारण जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है, वो दिखता है ऐसे उछलता हुआ, है ना। हम लोगों ने सुनामी में देखा था कि वही जब लहरें बड़ी हो जाती हैं तो सुनामी का रूप ले लेते हैं, तो फिलहाल वो एक अलग चीज है। तो हम लोगों ने ओशनिक करंट में क्या समझा, ओशनिक करंट क्या है कि एक ही दिशा में लंबी दूरी तक जल के प्रवाह को क्या बोलेंगे, महासागरीय जलधाराएं। क्लियर। अब महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, है ना, कई कारक जिम्मेदार हैं। जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन करना भी एक कारक है, पृथ्वी का घूर्णन करना भी एक कारक है।
मतलब पृथ्वी के घूर्णन से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दूसरा क्या है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस फोर्स जो है उसकी खोज जो है वो जीजी कोरियोलिस ने की थी, इसलिए इसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है फिलहाल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कोरियोलिस बल के कारण जो है पृथ्वी वो महासागरीय जलधाराएं, जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा भी तय होती है। फिलहाल कोरियोलिस बल तो दिशा देता है, डायरेक्शन देगा कि महासागरीय जलधाराएं किस दिशा में उत्पन्न होंगी। क्लियर? तो महासागरीय जलधाराओं के लिए उत्पत्ति के लिए तो कोरियोलिस बल नहीं होगा बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जरूर, है ना। आइए एक एक समझ ही लेते हैं साथ साथ में। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर भी होगा, है ना, ज्यादा होगा। कहां पर ज्यादा है ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम है। केंद्र विमुखी बल जो है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पे भी रेडियस सबसे ज्यादा होगा वहां पर केंद्र विमुखी बल सर्वाधिक होगा, है ना। आप देखते रहिएगा कितने लोग देख रहे हैं। अगर कोई कमेंट वगैरह है तो कैसे पता चलेगी? अच्छा आप देखते रहते हो, यहाँ पर मुझे भी तो दिखेगा। हाँ मुझे, अच्छा नहीं इसमें जैसे कि सेल्फ एक ऑल चैट आता है कि अगर कोई भी ऑल चैट हो रहा है वो भी शो होता है। चलिए ठीक है, तो देखा जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना उसके कारण, हाँ हम लोग यहाँ पर थे, ग्रेविटेशनल फोर्स विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है ना, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, है ना। तो विषुवत रेखा पर, अच्छा एक चीज और, ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर ज्यादा होगा वहां पर जलस्तर नीचा हो जाएगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर जल स्तर उच्च हो जाएगा क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। यहां पर हम लोगों ने शायद लिखा भी था, हाँ ये था, ग्रेविटेशनल फोर्स विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर सबसे कम होता है, इसलिए वहां का जल स्तर ऊंचा होता है, ठीक। ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा तो वहां पर जल स्तर नीचा हो जाएगा। इसीलिए देखिए तो जितनी भी जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक। तो उसकी उत्पत्ति के लिए एक कारक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस बल क्या है? कॉरियोलिस बल जो है जैसे कि मैंने कल बताया था कि चूंकि अर्थ इक्वेटर पर, अर्थ जो है ना वो अपने ही एक्सिस पर, ये है ना एक्सिस, और इस एक्सिस पर 1600 किलोमीटर, मतलब अगर विषुवत रेखा पर इसकी स्पीड देखेंगे तो कितनी होगी, लगभग 1690 किलोमीटर के आसपास। तो 1690 किलोमीटर होगा, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है अर्थ, ठीक, विषुवत रेखा पर। तो चूंकि जो अर्थ पर स्थित ये जल हैं वो इतनी स्पीड से तो घूम नहीं सकते, ठीक है, घूमना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि रिवर्स घूमने लगते हैं, रिवर्स में घूमने लगेंगे, है ना। तो रिवर्स में क्या है कि देखेंगे तो जो जलधाराएं हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जबकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है या दक्षिणी गोलार्ध है इसमें पौने अपने लेफ्ट ओर या बाई ओर मुड़ जाती हैं, पवन और जलधारा दोनों ही, ठीक है, पवन और जलधारा दोनों ही उनका देखेंगे, है ना। यहाँ पर पवन विंड्स जो है और जलधाराएं दोनों ही, है ना। तो अभी हम जलधाराओं की बात करते हैं।
जलधाराओं की बात करते हैं कॉरियोलिस फोर्स में, ये याद रखिए, यही पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में पौने या जलधाराएं जो हैं वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पौने या जलधाराएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, ये कॉरियोलिस फोर्स के कारण होता है। और ये कॉरियोलिस फोर्स ना लगभग 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक, से लेकर के ये लगभग 30 या फिर 23 है ना, कर्क रेखा मकर रेखा तक आसपास नॉर्थ एंड साउथ तक ही लगता है ना, इतनी देर में डायरेक्शन दे देता है वो। अभी हम लोगों ने जब अटलांटिक ओशियन की महासागरीय जलधाराएं देखी थी ना, तो क्या देखा था हमने कि गल्फ स्ट्रीम के आसपास देखिए वो किस तरफ अपने दाहिनी ओर मुड़ रहा है ना, इस तरीके से राउंड शेप लगा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे वो उस टाइम पे कॉरियोलिस फोर्स को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, है ना, विजुलाइज भी कर लेंगे। अब आइए देखते हैं कि कुछ महासागरीय कारक भी हैं जो जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक हैं, जैसे कि लवणता, सैलिनिटी, है ना, सैलिनिटी या लवणता। तो जिन क्षेत्रों में लवणता ज्यादा होता है वहां के जल के घनत्व में वृद्धि होगी। जैसे कि लवणता ध्रुवों पर ज्यादा होती है तो जल का घनत्व बढ़ता है। कैसे? बर्फ जमती है वहां पर, ठीक है, बर्फ जमेगी तो जल का घनत्व बढ़ जाएगा। जब जल का घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? जल का स्तर नीचा हो जाएगा, है ना, जल का स्तर नीचा हो जाएगा। और विषुवत रेखा पर क्या है? लवणता कम है। लवणता कम होगा तो वहां का जल स्तर उच्च हो जाएगा, क्योंकि घनत्व वहां का कम है, घनत्व कम है। यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा, लवणता जो है वो बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा और इससे जल स्तर नीचे होगा। तो ध्रुवों पर होगा जलस्तर नीचा हो जाएगा। और वही देखिए लवणता जो है जहां पर बढ़े घटेगी, यहां पर गलत लिखा हुआ है ना, ऐसे। तो लवणता जहां पर घटेगी वहां पर जलस्तर उच्च हो जाएगा। इससे क्या होगा? विषुवतीय क्षेत्रों में जलस्तर ऊंचा होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में जलस्तर उच्च होता है, निम्न होता है। तो इससे क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराओं का प्रवाह होगा। ठीक, ये हमने देखा। फिर तापमान होगा। ठीक, तापमान क्या है? जहां भी तापमान बढ़ेगा, जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? तापमान ज्यादा होने के कारण जल में प्रसार होगा, जल का फैलाव होगा। और जब जल का फैलाव होगा तो वहां पर जल स्तर उच्च हो जाएगा। क्लियर? वहीं जहां पे तापमान कम होगा तो प्रसार भी कम होगा, जल में संकुचन होगा वहां पर जल में, और उससे क्या होगा? जल स्तर नीचे बैठेगा, जल स्तर नीचे जाएगा। तो इससे क्या होता है कि तापमान बढ़े, तापमान जहां पर ज्यादा है वहां पर जल स्तर उच्च है, मतलब विषुवत रेखा का वो क्षेत्र जहां पर जो पृथ्वी पर लगभग औसतन वहां पर गर्मी ज्यादा होती है ना, तापमान ज्यादा रहता है, एक एवरेज टेम्परेचर रहता है वहां पर सालों भर। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा है। क्लियर है? तो हम लोगों ने कुछ देखा भी था, पहले भी पढ़ चुके हैं शायद क्लाइमेटोलॉजी उसको, विषुवत रेखा पर, कि वहां पर सालों भर वर्षा होती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना वहां पर औसतन ज्यादा पड़ता है। औसतन ज्यादा पड़ता है का मतलब क्या है? साल भर में 2 बार ऐसी डेट आती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके अलावा फिर वो नॉर्थ की ओर और एक बार साउथ की ओर 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक साउथ एंड 23.5 डिग्री तक नॉर्थ में ही सन मूव करता है, क्योंकि जो ये अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री ये एंगल बनाता है ना, ये एक्सेस है, इसका एक्सेस ये है ना, तो इस एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसी कारण जो है जो सन है, सन का मूवमेंट नहीं होता, वो चूंकि अर्थ रोटेट कर रहा होता है ना, रिवोल्यूशन कर रहा होता है, तो उसके कारण होता है। फिलहाल वो हम लोगों ने उसमें देखा था, रोटेशन रिवोल्यूशन में इस चीज को समझा था। तो सन जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक ही मूव करता है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के आसपास पड़ती हैं, इसलिए वहां पर क्या है? हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होंगी तो ऊपर उठती हैं, गर्म होगी हवा तो ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी
तो क्या होगा, वाष्पीकरण हो रहा होगा, हमारे ऊपर उठेंगी, गर्म होंगी, ऊपर की ओर जब भी जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, जल की बूंदें बनेंगी, बादल का निर्माण होगा, है ना, और बादल का निर्माण होगा तो वहां पर बारिश होगी। तो क्या होता है, विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा होती है। दिन के समय लगभग 12-1 बजे तक वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा का मतलब इतना भी नहीं कि मतलब 1000 डिग्री पहुंच गया, 100 डिग्री पहुंच गया, 1-2 डिग्री ज्यादा आगे पीछे होता है। तो फिलहाल क्या, तो दिन के समय वहां का तापमान ज्यादा होता है, जिससे जल का वाष्पीकरण होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, और शाम को वहां पे लगभग वर्षा होती ही होती है। इसीलिए जो घने जंगल है ना, घनी वनस्पतियां हैं, वो विषुवतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। ये वनस्पतियों के वितरण में भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल हमारा क्या मतलब था कि तापमान जो है वो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जबकि विश्व ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे जो है तापमान कम होता जाएगा, गिरता जाएगा। जाहिर सी बात है, बर्फ का जमाव जहां पर होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात रही कि तापमान ध्रुवों पर कम होता है, ये तो हमें ना पता हो ऐसा बहुत मुश्किल चीज है। तो तापमान जहां पर भी होगा ज्यादा, वहां पर जल का प्रसार होगा, फैलाव होगा, और वहां पर क्या है कि जलस्तर उच्च हो जाएगा, जिससे कि विश्व अधिक तापमान वाले से क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर जलधाराओं का प्रवाह होगा। ठीक है, ये तापमान उसका एक कारण है। फिर देखेंगे हिम का पिघलना, बर्फ के पिघलने से भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम आसपास जो हमारा क्षेत्र है ना, मतलब भारत वाला क्षेत्र, वहां पे उस तरह की उतनी बर्फें नहीं पाई जाती। आप सोचो, अच्छा चलिए मैं समझा देता हूं ऐसे ही कि ग्लेशियर के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से गंगा यमुना नदियां बनती हैं, समझ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बनती है, इसके अलावा सिंधु नदी बनती है। इतना पानी उसमें होता है कि नदियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है कि अगर हम ध्रुवों की ओर देखें, सोचिए हिमालय पर इतनी बर्फ है, तो अंटार्कटिका और आर्कटिक के आसपास जो वहां पर सूर्य की किरणें तो पहुंचती ही नहीं, सीधी किरणें पहुंचती नहीं, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और बर्फ तो जो बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या है कि इतने बड़ी मात्रा में जल का बर्फ पिघलेगा कि वहां पर जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी। नदियां जैसे बनती है ना, वैसे जलधाराएं भी वहां से बनेगी, क्योंकि ये ठंडे बर्फ पिघलने से बन रही है, तो ठंडी जलधाराएं बनेंगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ठंडी जलधाराएं। जो भी ध्रुवों की ओर से आ रही जलधाराएं होंगी वो ठंडी होंगी, जाहिर सी बात है, ध्रुव बहुत ठंडा है तो ये भी बहुत ठंडा होगा। ये है हिम के पिघलने से भी जल की वृद्धि, जल में वृद्धि होगी। अब देखें कुछ वायुमंडलीय कारक हैं। वायुमंडलीय कारक महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए बहुत प्रमुख हैं, है ना। पवने, विंड्स जो हैं, विंड्स जो हैं, जिस दिशा में विंड्स बहती हैं उसी दिशा में महासागरीय जलधाराएं बहने लगती हैं। ठीक है, तो कुछ पैटर्न है ग्लोब पर, विंड्स, पवनों के बहने का कुछ सेट पैटर्न है, जैसे कि वाणिज्यिक पवनें वगैरह भी बहती हैं। तो इन पवनों को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे डिटेल में, अभी हम लोग सिर्फ नाम जान लेते हैं ना, कि वाणिज्यिक पवनें खास तौर पर जो है महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए बहुत प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जिस ओर महासागरीय जलधारा मतलब कि सॉरी जिस ओर पवनें बह रही हैं उसी ओर महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह होने लगता है ना, प्रवाह होने लगता है, कभी कभी उसकी उत्पत्ति के लिए भी कारक हो जाते हैं। तो ये कैसे, जब दूसरी बात क्या रही कि पवनें जो है ना जिस दिशा में, मतलब अगर पवनों की दिशा बदली तो महासागरीय जलधाराओं की दिशा भी बदल जाती है। हम लोग क्या इंडियन ओशियन में खासतौर पर देखते हैं। आज हम लोग जब एल नीनो को पढ़ेंगे ना, तो एल नीनो को पढ़ते समय हम देखेंगे कि जो एल नीनो है, मतलब दक्षिणी विषुवतीय जो जलधारा है वो प्रवाहित हो रही होती है, और प्रवाहित हो करके वो इंडियन मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर जब जलधारा बढ़ती है तो वो कैसे बढ़ती है ना। अभी थोड़ा सा बस वहां का एक पार्ट उठा रहा हूं मैं, अभी उसको समझा नहीं रहा। तो क्या है ना कि वो जो जलधारा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर जो बढ़ती है वो पवनों के वो जरिए बढ़ती है ना। पवनें जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने लगती हैं, इस वजह से जो जलधाराओं की दिशा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर हो जाती है, और इसी से भारत में मानसून बनता है। मानसूनी जलवायु है हमारी, ये तो आप सुने ही होंगे कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है ना। मानसून वाले चैप्टर में इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना तो मानसून को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना ही जानिए कि मानसून
एक बार साउथ वेस्ट से इंडिया में इंटर करता है, ठीक है। ये खासतौर पे ग्रीष्म ऋतु में जो पवने हैं ना, वो पवने ग्रीष्म ऋतु में वो दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र से एंटर करती हैं इंडियन ओशियन, वो इंडियन भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। और शीत ऋतु में ठंडी के समय जो है, ठंडी की जब ठंडी का जब मौसम आता है तो वो हवाएं उलट जाती हैं। उलट जाने का मतलब क्या हुआ कि अपनी जिस ओर से आ रही थी उसी दिशा में फिर से बहने लगती हैं। तो इससे क्या है कि उत्तर पूर्वी जलधाराओं का निर्माण होता है ना। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर बना भी है कि क्या है कि विषुवत रेखा से ऐसे जलधारा आ रही है, चूंकि पवनों की दिशा इस ओर हो जाती है तो यहाँ पर जलधाराओं की दिशा भी इस ओर मुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीष्म ऋतु में है। शीत ऋतु में क्या है कि पवनें वापस आने लगती हैं, जब वापस उनका उत्क्रमण होता है, उत्क्रमण होगा तो यह वापस होंगे, वापस होने के पश्चात जो है ये महासागरीय जलधाराओं, पवनें जब वापस होंगी तो महासागरीय जलधाराएं भी अपने विपरीत दिशाओं में बहने लगेंगी। ये डायरेक्शन है। अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे मानसून को, तो और इस टॉपिक को हम लोग 3 जगह पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, दूसरा कहां पर अभी हम लोग एल नीनो में देखेंगे, और तीसरा जो है जब हम मानसून पढ़ने लगेंगे, इंडियन मानसून, है ना, इंडियन मतलब भारतीय, जब जलवायु पढ़ने लगेंगे इंडियन ज्योग्राफी में आकर के, तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो 3 जगह देखना है, और सबसे कॉम्प्लेक्स है बट सबसे इजीएस्ट है अगर समझ में आ गया तो। ये हो गया पवने, ठीक है। तो पवने जिस दिशा में बहती हैं उसी दिशा में महासागरीय जलधाराएं भी बहती हैं, ठीक। अब जलधाराओं का वितरण अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर में महासागरीय जलधाराएं बहती हैं, ठीक। प्रशांत महासागर में और इंडियन कह रहा हूं, हिंद महासागर में, है ना, इंडियन ओशियन में। हमने जलधाराओं के वितरण को देखते समय हमने देखा था कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं, तापमान के आधार पर। जबकि हम अगर देखें गहराई के आधार पर तो सतही और गहन जलधाराएं होती हैं, सतही और गहन जलधाराएं होती हैं। अब ये हो गया, है ना। अब आइए देख लेते हैं अटलांटिक ओशियन की महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक, हमने यहाँ पर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये देखा था कि एक जलधारा जो है ना वो नॉर्थ में और साउथ में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के बहती रहती हैं। ये जो है जलधाराएं, इन्हें गिन्नी जलधारा कहते हैं, गिन्नी करंट कहते हैं, या प्रतिविश्वतीय जलधारा कहते हैं, प्रतिविश्वतीय जलधारा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिविश्वतीय जलधारा। अच्छा, इनकी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं, प्रतिविश्वतीय क्या होगा, इस डायरेक्शन में तो बह ही रही जलधाराएं। एक बार इसको करेक्शन में करते हैं, अगर ये बनाया होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, उल्टा होगा ये तो, ये इस दिशा में होंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रतिविश्वतीय जलधारा है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, ठीक, ऐसे बहेगा,
और इसके अपोजिट में इधर देखेंगे, ठीक है। ऐसे ये प्रतिविश्वतीय जलधारा होगी, प्रतिविश्वतीय जलधारा होगी। इसे गिन्नी जलधारा भी बोलते हैं, गिन्नी जलधारा, ठीक, गिन्नी जलधारा बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा तो हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखा था। तो अटलांटिक महासागर जो है उसको भी हमने नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर दिया। और अटलांटिक ओशियन की अवस्थिति, लोकेशन तो जानते ही होंगे आप लोग कि ये इसके वेस्ट पार्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका। इसके साउथ में देखेंगे, साउथ के वेस्ट पार्ट में साउथ अमेरिका। इसके वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट में क्या देखेंगे, अमेरिका, वो अफ्रीका है। और नॉर्थ वाले पार्ट के अगर हम लोग ईस्ट में देखेंगे तो क्या है, यूरोप है, ठीक। तो होप आप लोगों ने मैप पास में रखा होगा और ओशनिक करंट वाला जो पेज है ना उसको ओपन कर रखा होगा। अगर ये नहीं किया है तो पहली बात तो आप ज्योग्राफी सही से नहीं पढ़ रहे हो, राइट, है ना। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आपको आपके अपने सामने फोन अगर कोई और है तो उसमें या फोन के दूसरे स्लाइड में आपको एक मैप ओशियनिक करंट्स का रखना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अभी और मेहनत की जरूरत है, कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत है कि कैसे तैयारी करें, ठीक। फिलहाल तो हम लोग देखे थे कि जो अटलांटिक ओशियन है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो क्या है, एक उत्तरी विश्वतीय जलधारा प्रवाहित हो रही है, उत्तरी विश्वतीय जलधारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर प्रति विश्वतीय जलधारा तो प्रवाहित हो ही रही है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इधर में तो चल ही रहा है, इसको उल्टा, ठीक, क्लियर। तो ये तो प्रति विश्वतीय जलधारा तो बह ही रही है। इसके देखेंगे तो उत्तरी विश्वतीय जलधारा है ना बह रही है। उत्तरी विश्वतीय जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स पाए जाए है ना, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास देखेंगे तो क्या है कि उससे पहले ही उसी के आसपास कैरेबियन आइलैंड्स हैं, है ना। वेस्ट इंडीज वगैरह का नाम सुना है आपने, क्रिकेट में सुना होगा, तो वो जो है वहीं से आते हैं। देखो क्रिकेट का नाम लिया और चेहरे पे स्माइल आ गया, ठीक। वेस्ट इंडीज के अलावा और अगर हम देखें तो है ना उसी तरह की कंट्रीज हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, उनका नाम नहीं पता होगा। वेस्ट इंडीज कहाँ पर है ये भी नहीं पता होगा, ठीक, बट वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलता है ना तो इसलिए वो सबको पता रहता है, क्रिकेट प्रेमी ज्यादा है फिलहाल। तो वो तो एक अलग पार्ट है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, उत्तरी विश्वतीय जलधारा। तो कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं उससे टकरा करके ये उत्तरी विश्वतीय जलधारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक उसको क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिको की खाड़ी, सॉरी, मैक्सिको की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगती है ना, मैक्सिको की खाड़ी की ओर। और इसको फ्लोरिडा बोलते हैं, है ना। यहाँ पे शायद लिखा नहीं था क्या, फ्लोरिडा, है ना। जो इस ओर ये वाली करंट है ना इसको फ्लोरिडा बोलते हैं, ठीक, फ्लोरिडा करंट। ये एक वार्म करंट है ना। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अब जो वार्म करंट है ना उनको हम एक लाइन से, बल्कि जो डॉट वाली लाइन है, डॉट वाले तीर हैं वो क्या होंगे, कोल्ड करंट, है ना, वो ठंडी जलधाराएं, ठंडी महासागरीय जलधाराएं। फिलहाल अब बीच में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही टूटता है सीक्वेंस वैसे ही ज्यादा ही टूट जाता है। तो फिलहाल उत्तरी विश्वतीय जलधारा प्रवाहित हुई, वो कैरेबियन आइलैंड से टकराकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि तट की आकृति भी डिसाइड करती है महासागरीय जलधाराएं किस ओर जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया, दो भागों में डिवाइड हुआ, एक मैक्सिको की खाड़ी की ओर गया और दूसरी ओर जो कैरेबियन आइलैंड्स के ईस्ट पार्ट से टकरा करके अलग होगा। तो जो ईस्ट से जा रहा है ना उसको एंटिलीज बोला जाएगा, एंटिलीज जलधारा। और जो मैक्सिको की खाड़ी की ओर जा रही है जलधारा उसको फ्लोरिडा बोलते हैं, है ना, फ्लोरिडा करंट, ठीक। इसके आगे जब ये दोनों करंट फ्लोरिडा और एंटिलीज जलधाराएं मिलती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं,
फ्लोरिडा और एंटिलीज जलधाराएं जब जहां पर मिलती हैं उसके बाद एक नई करंट का निर्माण होता है जिसे गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं ना, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम काफी फेमस है, बहुत फेमस करंट है ये, तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण होगा। देन गल्फ स्ट्रीम का निर्माण होगा, है ना। फिर जैसे ही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ रही होती है देखेंगे तो यहां पर क्या है, ऐसे ये गल्फ स्ट्रीम बह रही है तो यहां पर क्या कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण होगा, है ना। आगे जो धारा का नाम चेंज हो जाता है और उसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। ये भी गर्म जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है, ध्रुवों के आसपास बहती है लेकिन फिर भी ये गर्म जलधारा है। देखेंगे कि यहां पर गल्फ स्ट्रीम में न्यू फाउंडलैंड के आसपास, न्यू फाउंडलैंड के आसपास जो है वो लेब्राडोर, है ना, लेब्राडोर करंट जो है वो यहां पर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर करंट जो है वो न्यू फाउंडलैंड के आसपास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है और जहां पर ये मिलती है तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलती है ना वहां पे तापमान जो जल का है वो बहुत अनुकूल, बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा होने के कारण वहां पर मछलियां, मत्स्य जो है ज्यादा होती हैं, मछलियां ज्यादा होती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कहेंगे ना मत्स्य उद्योग वाला क्षेत्र जो है कौन सा है, ये न्यू फाउंडलैंड है, कनाडा में पाया जाता है, कनाडा का तटीय क्षेत्र है, बहुत ही फेमस है न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो पानी का जो तापमान है, जल का जो तापमान है वो बहुत ही अनुकूल हो जाता है ना। वहां पे मछलियां क्यों पाई जाएंगी, मछलियां इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि मछलियों का खाना जो है नेचुरल तरीके से वो वही मिलता है, हरे शैवाल, है ना, शैवालों की जो है प्लैंक्टन्स, शैवाल जो है वो वही पर पाए जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, सूर्य का प्रकाश भी बढ़िया मिल रहा होता है, तो वहां पर क्या है प्लैंक्टन्स बनेंगे, छोटे छोटे पौधे बनते हैं और क्या है मछलियां जो है उनको खाने के लिए वहां पर आती जाती रहती हैं। तो उससे क्या है मत्स्य पालन वहां पर, मत्स्य पालन कराओ नेचुरली जो है वो मत्स्य उद्योग वहां पर ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उस वो जहां पे खत्म हो रही होते हैं ना, खत्म का मतलब उसमें क्या है एक पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड से एक जलधारा आ रही होती है जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कहते हैं और यह एक ठंडी जलधारा है। जब ये मिलती है तो यहाँ पर कहां पर मतलब इस वाले क्षेत्र में पूर्वी ग्रीनलैंड के नीचे के वाले क्षेत्र में ये मिलेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब फिर भी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का विस्तार जो है वो देखेंगे तो नॉर्वे करंट के रूप में होता है, नॉर्वे जलधारा के रूप में, और ये यूरोप के जो नॉर्थन हिस्सा है ना, खासतौर पे पूर्वी यूरोप के नॉर्दर्न जो हिस्से हैं वहां पर ये प्रवाहित होता है, नॉर्वे वाले क्षेत्र में। तो क्या है कि ये चूंकि गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा है तो इस वजह से इस क्षेत्र में बर्फ जो जमी रहती है ना उसको ये पिघला देता है। खासतौर पे जब ठंडी वाला मौसम आता है तो यहाँ इस क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में देखेंगे तो बर्फ का जमाव हो रहेगा, नदियां हैं, जो पानी है महासागरों का वो थोड़ा आसपास जम जाएगा। लेकिन क्या है कि नॉर्वे के आसपास ये जो जहाँ पे जलधारा प्रवाहित होती है, चूंकि गर्म जलधारा होती है, इसका तापमान ज्यादा होता है तो इस कारण ये बर्फ नहीं जमने देता, और बर्फ नहीं जमने देता तो इस क्षेत्र में नौ संचालन जो है वो साल के 12 महीने रहता है। जैसे भारत में है ना नौ संचालन 12 महीने रहेगा, लेकिन इस क्षेत्र में खासतौर पर ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्र में बर्फ जम जाती है और इस कारण इस क्षेत्र में नौ संचालन संभव नहीं होता। लेकिन नॉर्वे करंट की वजह से यहाँ पर नौ संचालन काफी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म जलधारा है, इससे बर्फ पिघल जाती है। होप सो मतलब जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होगी कि आपके अंदर कि क्या ऐसा है। अगर आप यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न बनने की गुंजाइश कम होगी। फिर भी अगर कोई भी जरा सा भी कोई प्रश्न है ना तो आप लोग पूछ लिया करिए, है ना, किसी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आप बैठ के लिख रहे हो वो सफिशियंट नहीं है जब तक कि आप उसको अपने थॉट प्रोसेस में ना लेकर आइए, सोचिए नहीं जब तक उसको। ठीक है, तो सोचिए और प्रश्न पूछिए, भले ही कैसा भी प्रश्न हो, तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछेंगे तो मैं भी सोचूंगा कि हाँ यहाँ पर कमी थी, मैं अपने अगले बैच में क्या कर लूंगा, उसको सुधार कर लूंगा, है ना, कि इसको और अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो मैं भी अपनी ग्रोथ कर लूंगा उस चीज से कि यहाँ पर कमी है, बच्चों को और समझाना है।
ठीक है, तो प्रश्न पूछते रहिए, इससे मेरी भी ग्रोथ है और आपकी भी ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब मेरे से क्या है कि अगली बार जो आपके जो बैचमेट्स होंगे, है ना, जो आपके जूनियर्स आएंगे, उनको ये दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप लोग प्रश्न जो भी हो वो आराम से पूछ लिया करिए। प्रोसेस हो सकता है क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अलग हो, टफ तो नहीं है बट कॉम्प्लेक्स है। डिजिटल टाइम में तो थोड़ा तो ऐसा रहेगा ही, इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा, है ना। फिलहाल तो कहां पे थे हम लोग, नॉर्वे करंट। नॉर्वे करंट की एक धारा की वो सॉरी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक धारा नॉर्वे की ओर चली जाती है और दूसरी जो है साउथ की ओर मूव कर जाती है। जो साउथ की ओर आई उसे स्नेल जलधारा बोलते हैं, स्नेल जलधारा। ये पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्र तक प्रवाहित होता है स्नेल जलधारा, और फिर उसके बाद वहां पर ये खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है जलधारा। लेकिन पूर्वी अफ्रीका के आसपास जो है एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जो कि किनारी जलधारा है ना। किनारी आइलैंड है आसपास वहां पे, तो इसलिए इसे किनारी जलधारा बोलते हैं। ये ठंडी जलधारा है। क्या होता है ना कि उत्प्लावन बल लगता है जल में। आप लोगों ने फिजिक्स में 12th में पढ़ा होगा, 10th 12th में पढ़ा होगा उत्प्लावन बल, है ना। वो उसमें क्या होता है कि नीचे का जल अचानक ऊपर की ओर बहने, ऊपर की ओर आने लगता है, सतह की ओर आने लगता है। तो वहां से क्या है, नीचे का जल जो ठंडा है वो ऊपर की ओर आने लगता है, सतह की ओर आने लगता है, और वहां पर उससे क्या है, एक जलधारा का निर्माण होता है जिसे किनारी जलधारा बोलते हैं। किनारी जलधारा बोलते हैं। देखिए, चलिए वो तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या रहा, ये जलधाराएं रही। अब देखेंगे कि इसके बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर महासागरीय जलधाराएं नहीं चल रही हैं, है ना। महासागरीय जलधाराएं नहीं चल रही हैं, वहां का जल शांत है ना। वहां का जल शांत है, वहां का जो तापमान है वो भी ज्यादा है, वहां की लवणता है वो भी ज्यादा है, सैलिनिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और बहुत ही शांत तरीके, शांत स्थिति में जल है वहां का। तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, सरगैसो सागर बोलते हैं। सरगैसो सागर, इसे सरगैसो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है ना। एक वनस्पति पाई जाती है जिसे सरगैसम कहा जाता है, सरगैसम, है ना, सरगैसम बोलते हैं। और सरगैसम जो है यहाँ पे, यहाँ की वनस्पति है, यहाँ पे शैवाल भी पाए जाएंगे, हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, फिर भी। तो यहाँ पे सरगैसम वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे सरगैसो सागर कहा जाता है, सरगैसो सी कहा जाएगा। अब ये रहा, देखेंगे अब साउथ मतलब साउथ अटलांटिक ओशियन की जलधाराएं। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, है ना, ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा रही, तो ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। ब्राजील के तट के आसपास जो है, अब देखिए यहाँ पे पौने क्या है, लेफ्ट पौने, जलधाराएं जो है वो लेफ्ट की ओर मूव कर रही हैं। ये राइट की ओर जा रहा है, ये लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, ये लेफ्ट है ना। देखिए यहां पर ये रहा, ये सही है। फिलहाल ये देखिए, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये रही अटलांटिक ओशियन का की जलधाराएं। तो देखिए अपने लेफ्ट की ओर मुड़ रही हैं, और यहाँ पर देखिए ये राइट की ओर मुड़ रही हैं। यहाँ पर देखिए ये राइट है ना, ये राइट हो जाएगा, ये क्या है, लेफ्ट हो जाएगा। तो यही है कोरियोलिस फोर्स। ने क्या बोला था, कोरियोलिस फोर्स जो है यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो क्या है, यही कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पौने या जलधाराएं अपने दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो पौने हैं या जलधाराएं हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ब्राजील तट है, ब्राजील है, तो ब्राजील तट के सहारे, अर्जेंटीना तट के सहारे क्या है, एक जलधारा का निर्माण होता है जिसे ब्राजील जलधारा कहा जाएगा, ब्राजील जलधारा कहा जाएगा। यहां पर क्या है, आप देखिए पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह का निर्माण होगा, और पछुआ पवन प्रवाह ये ठंडा होगा, है ना, ठंडी जलधाराएं ये होगी, ठंडी जलधारा होगी। यहां पर एक फॉकलैंड आइलैंड है, फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप से एक जलधारा निकलती है जिसे फॉकलैंड जलधारा कहा जाएगा।
फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पछुआ पवन प्रवाह का विस्तार के रूप में देखेंगे तो वेगुला, ये अफ्रीका के पूर्वी पश्चिमी किनारों के पर देखेंगे तो एक जलधारा बनती है जिसे वेगुला जलधारा कहा जाता है, वेगुला जलधारा कहा जाता है। ठीक, तो इसकी लिस्टिंग तो मुझे नहीं लगता करने की जरूरत होगी, है ना। अब आइए आगे देख लेते हैं। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था, ये एक रिवीजन का पार्ट था बट बताना बहुत जरूरी था। ठीक, अब आइए देखते हैं अब आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, आज हम लोग अपना इंडियन ओशियन की जो करंट है और प्रशांत महासागर की जो करंट है उनको देखेंगे। हिंद महासागर की जलधाराएं, हिंद महासागर की जलधाराएं, हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो उसको भी नॉर्थ एंड साउथ मतलब विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। विषुवत रेखा के दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। अब आइए देख लेते हैं, ये मान लीजिए विषुवत रेखा रही, ठीक है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा में देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, इधर अफ्रीका वाला एरिया है। देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक जलधारा बनती है, ठीक है, एक जलधारा बनती है, ये ठंडी जलधारा होगी, ये ठंडी जलधारा होती है। देखिए यहां पर एक ठंडी जलधारा बनेगी, ठीक है, एक ठंडी जलधारा बनती है जिसे, एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है जिसे सोमाली जलधारा कहते हैं, है ना। सोमाली यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। ठंडी जलधारा एक ही है, वो है सोमाली, ठीक है, सोमाली जलधारा, सोमाली जलधारा। इसके अलावा दो गर्म जलधाराएं हैं, इधर गर्म जलधारा लिख लेते हैं। तो एक है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में बहती है, ग्रीष्म ऋतु में। ये फर्स्ट है। सेकंड जो है वो है उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, ठीक है, ये शीत ऋतु में, ठीक है, ये शीत ऋतु में प्रवाहित होती है। ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देख लेते हैं। ये अफ्रीका वाला एरिया है मान लीजिए, और यहाँ पर इंडिया है, ठीक, इंडिया, ये विषुवत रेखा है लगभग मान लीजिए,
है ना, क्योंकि हमें लिखना ज्यादा है इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। तो देखिएगा एक यहां से ऐसे जलधारा बनती है जिसे क्या बोलते हैं, ये ठंडी जलधारा है, तो यहां पर ये सोमाली, ठीक है, सोमाली जलधारा है, इसको बोलेंगे। अब देखिए एक जलधारा ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक। अब इसको क्या है, इसको बोलते हैं, ये गर्म जलधारा है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, क्योंकि ये साउथ है और ये वेस्ट है, और इधर जो विंड्स ये जलधारा बह रही है इसको दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा बोल देते हैं, ठीक। फिर जो है ये किसमें, ये ग्रीष्म ऋतु में, ये पर ऐसे लिखिएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक। इधर देखिए तो एक जलधारा का निर्माण होता है ना, जो ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको, ये शीत ऋतु में प्रवाहित होगी, शीत ऋतु में, और इसका नाम है उत्तर पूर्वी महासागर, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, ठीक है। तो ये है उत्तरी हिंद महासागर, हिंद महासागरीय जलधाराएं, उत्तरी हिंद महासागरीय जलधाराएं हैं, ठीक। अब अगले देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, ये है इक्वेटर मान लीजिए, ठीक। और इक्वेटर के अब हम देखते हैं कि साउथ में, देखिए उत्तरी इसको क्या बोलते हैं, बोल देंगे इसको दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। देखिए तो इसमें भी ठंडी और गर्म जलधाराएं होंगी, ये यहां पर क्या है, एक जलधारा का निर्माण होगा, ओह शिट, चल ठीक है आ गया, यहां पे देखिए तो एक गिन्नी जलधारा बन रही होगी, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ऐसे चल रही होगी, ठीक है। ऐसे नॉर्थ में भी अपोजिट में था, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हर ओशियन में बहेगा, हर ओशियन में, ठीक है, हर ओशियन में ऐसे ही बहेगा लगभग 5 डिग्री के आसपास तक, 0 से 5 डिग्री तक, ठीक। अब यहां पर एक जलधारा बनेगी, एक ऐसे एक जलधारा का निर्माण होगा जिसे क्या बोलेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं कि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, है ना, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा,
एक बार लिख लेते हैं हम लोग गर्म जलधाराएं। फर्स्ट इसमें कि दक्षिणी विश्वतीय जलधारा है ना। दूसरा जो है वो है मोजाम्बिक जलधारा है ना। मोजाम्बिक जलधारा और दक्षिणी विश्वतीय जलधारा ये बनेगा। ठीक, इसके अलावा मोजाम्बिक हो गया, मालागाशी हो जाएगा। मालागासी जलधारा बनेगी है ना। मालागासी अगलुहास जलधारा बनेगी। ठीक है, और एक है नटाल। नटाल धारा, ठीक है, यह जलधारा। ये गर्म जलधाराएं हैं, मोजाम्बिक, मालागासी, अगलुहास। ठीक, ये गर्म जलधाराएं हो जाएंगी। ठंडी जलधाराएं देखेंगे तो एक तो पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है। पछुआ पवन प्रवाह जो है ये भी हर ओशियन में बहेगा। ठीक है, हर ओशियन में बहेगा और ये ठंडी ही रहेगा, ठंडी जलधारा है ये हमेशा। ठीक, क्योंकि ये जो परिसंचरण है वो पूरे ग्लोब में होता रहता है ना, पूरे ग्लोब में ये पछुआ पवन प्रवाह बनेगा। दूसरी चीज, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा का निर्माण होगा। तो ये ठंडी और गर्म जलधारा है, इनकी एक बार डायरेक्शन हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है, मोजाम्बिक जलधारा बनेगी। एक्चुअली यहां पर देखिएगा तो आइलैंड्स हैं, आइलैंड से ऐसे यहाँ पे मान लीजिए आइलैंड्स हैं, तो ये जो जलधारा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे दूसरा क्या है, मोजाम्बिक है ना, और इधर तीसरी ये मालागासी, ठीक है, मालागासी हो जाएगा। ठीक है, ये जलधाराएं, ये गर्म जलधाराएं हैं। फिर ये जो है दोनों जलधाराएं जहां पर मिलेंगी उनका क्या नाम होगा, ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाएंगी और मिल करके एक नई जलधारा का निर्माण होगा जिसे अगलुहास कहा जाता है। ठीक है, अगलुहास बोलेंगे। इधर दक्षिण अफ्रीका के आसपास देखेंगे तो एक जलधारा का प्रवाह होता है जिसे नेटॉल जलधारा कहते हैं। ठीक है, नेटॉल जलधारा। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक, ये जलधारा ऐसे यहां से और ये जलधारा ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जिससे यहाँ पे एक नई जलधारा का निर्माण होगा। ठीक, और इस जलधारा को क्या बोलेंगे, अगलुहास, अगलुहास बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मालागासी, ठीक है, और इसको मोजाम्बिक।
मोजाम्बिक। फिर इधर से एक पछुआ पवन प्रवाह बनेगा, पछुआ, इसको नटाल पहले यहाँ पे डिसाइड कर ले। ये अफ्रीका का मान लीजिए तट है, तो अफ्रीका के तट के आसपास जो है यहाँ पे क्या है, नटाल। ठीक है, ये जलधारा एक ऐसे ही बहेगी और जिसका नाम होगा ये पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, पछुआ पवन प्रवाह होगा और यहाँ पर यहां तक चलेगी। फिर इसका ही एक विस्तार है, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहेंगे इसको। ठीक, अब आइए आगे देख लेते हैं। इसमें तो हो गया। अब आइए आगे का मतलब प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागरीय जलधाराएं, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में देखेंगे तो एक तो गिन्नी जलधारा चल ही रही है। ठीक है, फिलहाल ये इस डायरेक्शन में चल ही रही है। ऐसे एक जलधारा बनेगी जिसका नाम है उत्तरी प्रशांत महासागरीय, उत्तरी प्रशांत विषुवतीय महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, आइडेंटिफाई, इसको विषुवतीय जलधारा ही बोला जाता है अक्सर। यहाँ पे जापान द्वीप है, तो जापान द्वीप से टकरा करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे आगे जाके मिलता है, इसे बोलते हैं सुसीमा। ठीक है, इसको सुसीमा जलधारा बोला जाता है, इसको सुसीमा जलधारा, इसको क्यूरोसियो, ठीक है, क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा। ये दोनों जलधाराएं मिलती नहीं है आपस में, है ना, क्योंकि यहाँ इसकी तट की आकृति सिर्फ जानित है, इसकी तट की आकृति ऐसा नहीं है कि निकल के जलधारा बह सके, है ना, जलधारा बह सके। यहाँ पर देखिए तो दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं। ये जब जलधारा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर दो ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। ठीक है, एक ऐसे दो जलधाराएं, ठीक है, दो जलधाराएं मिलती हैं। एक को बोलते हैं ओयोशियो, ओयोशियो, ओयोशियो जलधारा, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, और पोटस्क, और पोटस्क जलधारा बोलते हैं इसको, है ना, और कोटस्क, ओयोशियो और कोटस्क जलधारा यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी आगे। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, फिर ये हो जाएगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह बन जाएगा। ठीक है, एक इसकी दो धाराएं बनती हैं। एक जो है इसको एक अलास्का की तरफ निकल जाती है ना, एक ऐसे अलास्का की तरफ निकल जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, अलास्का जलधारा, इसको अलास्का जलधारा बोलेंगे। ठीक, और इसके देखेंगे तो यहाँ पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है ना, और ठंडी जलधारा ऐसे बहती है। यहाँ पर इसे कैलिफोर्निया जलधारा कहेंगे। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करिएगा, जो अपना लिखना होगा वो ऐसे लिखिएगा। बाकी हम लोग प्रॉपर नोट्स बना ही रहे हैं, तो उसमें हम लोग गर्म और ठंडी जलधाराओं को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, है ना, लिखेंगे उसमें। ये
अब अगर देखें कि साउथ में ये उत्तरी प्रशांत महासागर का था, दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखेंगे तो इस तरफ पेरू चिली हो जाएंगे, ठीक है, इधर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और इधर ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो यहां पर क्या है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा हो जाएगी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा हो जाएगी यहां पर, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, और इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बोलेंगे, ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बोलते हैं इसको, ठीक। यहां पर अब देखेंगे तो फिर से पछुआ पवन प्रवाह बहेगा, ठीक है, इसे पछुआ पवन प्रवाह बोलेंगे, और यहां पर पेरू है, यहां पर पेरू चिली है, तो यहां इसके तट के समानांतर ही एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है जिसे पेरू जलधारा कहेंगे, पेरू या हम्बोल्ट। और यही वो क्षेत्र है, यही वो जलधारा है, यही दोनों जिसकी वजह से एल नीनो की उत्पत्ति होती है ना, एल नीनो, एल नीनो इसी की वजह से बनता है। मैंने बताया था ना, एक जलधारा जो है, जो इस डायरेक्शन में ऐसे बह रही है, ये वीक पड़ जाती है किसी कारण से, पता नहीं चलता है, वीक पड़ेगी ना, कमजोर हो जाएगी, और ये जिस डायरेक्शन में ऐसे बह रही है फिर ये उल्टा बहने लगेगी, ठीक है, कमजोर पड़ेगी तो उल्टा बहने लगेगी, और उल्टा बहने करके ये इसी क्षेत्रों में वापस आ जाएगी, ठीक है, ये इसी जहां पे पेरू या हम्बोल्ट जलधारा बह रही है ना, इसी क्षेत्रों में इसी क्षेत्र में ये वापस आ जाएगी, और वापस आने के बाद यहाँ पे जो ठंडी जलधारा है इसको समाप्त हो जाएगी बहना, और यहाँ पर ये गर्म जलधारा बहने लगेगी। जब गर्म जलधारा यहाँ पर बहने लगेगी तो यहाँ पर क्या, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर वर्षा होगी, वर्षा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, और चूंकि ये जो जलधारा है ना वो बह करके भारतीय मानसून का निर्माण करती है, लगभग भारतीय क्षेत्र, भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रवाह मैंने बताया था ना अभी, उनका निर्माण करती है। क्योंकि ये जब जलधारा इधर बहेगी ही नहीं तो वहां पर वर्षा नहीं होगी, तो भारत में सूखा उखा पड़ने का कारण क्या है कि ये जलधारा जब वीक पड़ती है तो इस तरफ बह नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती इन क्षेत्रों में, और ये वापस होकर के जिन क्षेत्रों में जाती है जहां पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं, इन क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं, और इन क्षेत्रों में वर्षा लाती है, ठीक है। तो एल नीनो को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं हो पाया, एल नीनो को और महासागरीय जलधाराओं के प्रवाह से हम लोग कल शुरू करेंगे, है ना। तो अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी अब कल देखते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पुट अप कर सकते हैं।